हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का एक एक यूनिट रिवीजन क्लास करेंगे। ये क्लास उन बच्चों के लिए लाभदायक है जिन्होंने अपने सिलेबस को पूर्ण रूप से पढ़ा है, सिलेबस कवर कर लिया है। तो वे बच्चे इस रिवीजन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे पहली यूनिट है, यूनिट बाय यूनिट रिवीजन कराया जाएगा। और उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई न्यूमेरिकल या किसी थ्योरी पोर्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। तो आइए आज से हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। पहला क्वेश्चन है, वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं? वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं? आवेशों के गुण बताइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला क्वेश्चन है। 2 नंबर वाले सवाल में लगातार पूछा जा रहा है, वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं? देखिए, जो वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश, अगर वैद्युत आवेश की परिकल्पना को समझे तो किसी भी पदार्थ के निर्माण में मूल कणों का, जैसे किसी भी पदार्थ के निर्माण के लिए मूल कणों का होना आवश्यक है, वैसे ही आवेश भी एक मूल कण है। और आवेश को फ्रैंकलिन ने 2 टाइप का बताया है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। फ्रैंकलिन के द्वारा आवेश को 2 रूपों में बताया गया है, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। और ऐसा हम कह सकते हैं कि जो आवेश है ये वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है। वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि आवेश किसी द्रव्य पर उपस्थित वो गुण है जिसके कारण वो अपने वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करे, उसे हम आवेश कहते हैं। तो आवेश में भी वैद्युत प्रभाव भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। इसमें धन तथा ऋण आवेश, आवेश की जो प्रकृति है वो 2 रूपों की होती है, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। और आवेशों में जो आवेशों की जो और प्रॉपर्टियां हैं, जैसे समान आवेश जो होते हैं, समान आवेश, समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल का गुण पाया जाता है, प्रतिकर्षण बल का गुण पाया जाता है। और विपरीत आवेशों में, विपरीत आवेशों में, विपरीत आवेशों में आकर्षण बल का गुण पाया जाता है। आकर्षण बल का गुण पाया जाता है। तो ये आवेशों की प्रकृति है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल का गुण पाया जाएगा और विपरीत आवेशों में आकर्षण बल का गुण पाया जाता है। अब आवेशों के कुछ गुण समझ लेते हैं। आवेशों के गुण, आवेशों में कौन कौन सा गुण पाया जाता है? सबसे पहले आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेशों का दूसरा गुण है इसमें आकर्षण
तथा प्रतिकर्षण बल का गुण पाया जाता है। इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का गुण पाया। तीसरा है आवेशों में योग का गुण पाया जाता है। आवेशों में योग का गुण पाया जाता है, अर्थात अगर आवेश रखे हैं, कई आवेश है, मान लीजिए एक आवेश Q1 है, दूसरा Q2 है, तो इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं Q1 प्लस Q2, इसलिए आवेशों में योग का गुण पाया जाता है। तीसरा है आवेशों में विद्युत प्रेरण का गुण पाया जाता है। विद्युत प्रेरण का गुण पाया जाता है। विद्युत प्रेरण का गुण पाया जाता है। अब ये विद्युत प्रेरण का गुण क्या है? विद्युत प्रेरण का गुण है कि अगर किसी आवेशित क्षण के पास कोई निरावेशित क्षण लेके आते हैं, निरावेशित का मतलब जिस पर आवेश समान रूप से वितरित हो, तो विद्युत प्रेरण की घटना के दौरान जो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं वो एक सिरे पर और जो समान प्रकृति के आवेश हैं वो दूसरे सिरे पर चले जाते हैं, इसी को कहते हैं विद्युत प्रेरण। तो ये गुण आवेशों में भी पाया जाता है। जब आवेश समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं तो वे एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे के समीप लाते हैं तो वह एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। तो ये आवेशों में विद्युत प्रेरण का गुण भी पाया जाता है। अगला है आवेशों की क्वांटम प्रकृति। आवेशों की क्वांटम प्रकृति। आवेशों की क्वांटम प्रकृति। क्वांटम प्रकृति के बारे में एक साइंटिस्ट थे मिल्टन, उन्होंने अपना एक आयर ड्रॉप इक्वेशन दिया है और उसके अनुसार आवेशों की कई मान उन्होंने बताए, और एक मान बताया प्लस माइनस Q बराबर N इंटू E। N का मान 1 रखेंगे तो प्लस माइनस E प्राप्त होगा, यानी E से छोटा कोई आवेश नहीं, इसलिए इसको मूल आवेश कहा जाता है। और जितने भी आवेश हैं सब इसी मूल आवेश के गुणज हैं। तो आवेशों में क्वांटम प्रकृति का भी गुण पाया जाता है, और E जानते हैं, इसका मान 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90 कूलाम उन्होंने बताया। और जितने भी आवेश हैं सब 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90 कूलाम के गुणज होते हैं। आवेश का द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसके लिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ें। जो आवेश है, इसको हम आवेश कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं mb बराबर m नॉट बटे अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। देखिए जो द्रव्यमान है उसका वेग पर प्रभाव, यानी द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता। ये आवेशों की परिकल्पना के बारे में जो आवेशों के गुण हैं उनको हमने बताया। तो एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन था, वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, आवेशों के गुण बताइए। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा और आपने क्लास टाइम में भी इसको अच्छे से पढ़ा होगा। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा दूसरा प्रश्न है, कूलाम का नियम क्या है? प्रश्न संख्या 2, कूलाम का नियम सदिश स्वरूप। कूलाम का नियम सदिश स्वरूप तथा माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक। ये तीनों हेडिंग आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। कूलाम का नियम, इसका सदिश स्वरूप और माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है। देखिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्यरत बल के लिए एक गणितीय समीकरण दिया या एक परिमाण व्यक्त किया
जिसके आधार पर आप किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्यरत बल को ज्ञात कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर दो आवेश हैं, मान लीजिए एक आवेश है Q1 और एक दूसरा कोई आवेश कुछ दूरी पर है Q2 और ये परस्पर कुछ r दूरी के अंतराल पर रखे गए हों, तो इनके बीच क्योंकि आवेश समान है तो चाहे वो आकर्षण बल लगे चाहे प्रतिकर्षण बल लगे, उसका जो मान होता है F का मान वो निर्भर करता है इन आवेशों के गुणनफल पर। पहला इन्होंने बताया कि इन आवेशों के गुणनफल पर निर्भर करता है। दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो उसके बीच की दूरी है उसके वर्ग के, ये बल लगने वाला बल उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर इन दोनों बातों को एक साथ हम कहें तो आएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, मान लेते हैं K है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये कूलाम का नियम है। अब इसमें कुछ चीजें हम और समझ लेते हैं। यहां जो K है, जहां K इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मान निकाला गया है वो होता है 9 गुणे 10 की घात 9। अब हालांकि इसका मान निकालने को आपको परीक्षा में नहीं पूछेगा, आपको इसको याद करके जाना है। 9 गुणे 10 की घात 9, और जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। और जो इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये भी आपको, ये आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, आपने क्लास पीरियड में इसको निकाला भी होगा। और इसकी बीमा आपसे पूछता है बार बार, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा अगर हम देखें तो लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन। ये तो फार्मूला हो गया बल का। अगर एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालें तो क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बटे FR स्क्वायर। और जो 1/4 पाई ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है, आपने डायमेंशंस पढ़ा होगा क्लास 11th में, आपने पढ़ा होगा कि अचर राशियों की बीमा को हम नहीं निकालते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका होता है A2 T2, क्योंकि Q बराबर 80 होता है। अब बीमा निकालना आप क्लास 11th में सीख चुके हैं। F का जो बीमा होता है वो होता है MLT की पावर -2, और R का होता है L2। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, A2 T2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M L की पावर, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, L की पावर 3 और T की पावर -2। तो जरा ध्यान दें, तो ये हो जाएगा M इंटू आपका L ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, अब देखिए L2 है तो 2 1 3, अगर ये ऊपर जाएगा तो L की पावर -3 हो जाएगा, और T की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और A की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट की बीमा आती है कि M की पावर, और M जो देखिए ये M जो है ये ऊपर जाएगा तो M की पावर -1 हो जाएगा, M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A स्क्वायर। ये बीमा स्टार लगा देता हूं, पेपर में 1 नंबर वाले में पूछ लेता है कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी। तो ये आपका था कूलाम का नियम, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक शब्द आया है माध्यम का परावैद्युतांक। तो ये जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है, माध्यम का परावैद्युतांक, इसको हम व्यक्त करते हैं एप्सिलॉन से। देखिए इसमें अंतर है, ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात व माध्यम, निर्वात की वैद्युतशीलता है या निर्वात या वायु की, लेकिन ये जो है ये माध्यम की वैद्युतशीलता है, इसको क्या कहेंगे, माध्यम की वैद्युतशीलता। तो ये माध्यम का ये होता है K बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी सॉरी, इसको हम K से व्यक्त करते हैं माध्यम के परावैद्युतांक को। तो एप्सिलॉन को जो हम कहते हैं वो एप्सिलॉन है माध्यम की वैद्युतशीलता, यहां पर मैं लिख देता हूं माध्यम की वैद्युतशीलता, और ये है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो K बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन, अगर आप एप्सिलॉन निकालना चाहो तो K एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हम माध्यम के परावैद्युतांक, अब इस पर अगर आप ये लिखना चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे
आर स्क्वायर। तो किसके पद में हमने लिख दिया? माध्यम के परावैद्युतांक के पद में ये फार्मूला हमने लिख दिया। एक चीज और आपको बताते चले, जो ये कूलाम का नियम है, ये सार्वभौमिक नियम नहीं कि यथासत्य है हमेशा के लिए, ये नियम कहीं कहीं पालन भी नहीं करता है। जैसे हमने क्लास में बताया भी है कि ये नियम बहुत सी जगहों पर पालन भी नहीं करता है। हालांकि वो आपके सिलेबस के बाहर की चीज है। आपके सिलेबस में कूलाम का नियम पढ़ना था, एप्सिलॉन नॉट की बीमा पढ़नी थी, माध्यम का परावैद्युतांक पढ़ना था। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सदिश, इसका स्वरूप। आपसे पेपर में इसका सदिश स्वरूप भी पूछ लेता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसका सदिश स्वरूप बताते हैं। अब देखिए इसका सदिश स्वरूप क्या है। इसका सदिश स्वरूप समझने के लिए, सदिश स्वरूप मान लेते हैं कि दो चार्ज हैं, एक Q1 है, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मतलब इस दूरी की तुलना में बहुत छोटा है, उसी को बिंदु आवेश कहते हैं, और ये r दूरी पर रखे गए हैं। तो इसके कारण जो इस पर बल लगेगा, यानी इसके 1 के कारण, 1 पर किसके कारण लग रहा है? 2 के कारण जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, और जो इसके कारण इस पर बल लगेगा, इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा, तो 2 पर बल लग रहा है किसके कारण? 1 के कारण, तो F21 इसकी डायरेक्शन इधर होगी। F12 के लिए जो यूनिट वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा? R। किसके लिए? 2-1 के बीच निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा। और इसके लिए F21 के लिए जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, किसके लिए निकाल रहे हैं? 1-2 के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा। ये आपके यूनिट वेक्टर्स हो जाएंगे। तो अगर अब हम कूलाम का नियम लिखें, सबसे पहले लिखें F12, तो क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा? R12 के लिए कितना है? R21 का स्क्वायर। ये हो जाए, कैप है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर लिखना आपने पढ़ा है, n कैप बराबर होता है सदिश n बटे मॉड ऑफ n। इसको भी आपको याद रखना है। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ऐसे अगर हम F21 को लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, अब R12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बीच की जो यूनिट वेक्टर है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कितनी है? 1-2 है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इनके परिमाण समान हैं, इनके जो परिमाण है समान है, अर्थात F12 बराबर, लेकिन दिशा विपरीत है। तो इसको लिख सकते हैं -F21, यानी ऐसा भी लिख सकते हैं F12 प्लस F21 इजिकल टू 0। और इसी को कहते हैं संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स भी इसको कहते हैं। दूसरा चीज R12 बराबर -R21, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कूलाम के नियम का जो सदिश स्वरूप है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, यानी ये न्यूटन के तीसरे नियम का क्या कर रहा है? पालन। और इसको संरक्षी बल भी कहते हैं। दो बलों का योग अगर शून्य हो तो उसको संरक्षी बल कहा जाता है। तो इस प्रकार से कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन, कूलाम का नियम, सदिश स्वरूप और माध्यम का परावैद्युतांक। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पेपर में आएगा तो आप बहुत अच्छा करके आएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस पर एक न्यूमेरिकल आया है प्रीवियस ईयर पेपरों में, उस न्यूमेरिकल को हम ले लेते हैं। न्यूमेरिकल है +1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम, +1 माइक्रोकूलाम तथा, देखिए प्लस है कि माइनस है, +4 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश
एक दूसरे से कुछ दूरी पर, एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में रखे गए हैं, वायु में रखे गए हैं। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात पूछा है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। उन पर लगने वाले, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ऑप्शन दे दिया है 4:1, 1:1, 1:4 और 1:5। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है। 1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम प्लस 1 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश यहां पर है, इसको मैं ए नाम दे देता हूं। इससे कुछ दूरी पर यहां पर मान लीजिए एक है 4 माइक्रोकूलाम का आवेश है, मान लेते हैं इसके बीच की दूरी आर ही है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, इन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। अच्छा आप बताइए कि इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा वो मान लेते हैं, इसको अगर हम मान लें 1 है, ए है और ये बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जो इस पर लगने वाला बल होगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, यानी एफ बी ए, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। और जो इस पर लगने वाला बल होगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी। ये दोनों बलों की डायरेक्शन अलग अलग है और डायरेक्शन चेंज है, लेकिन इनका यूनिट वेक्टर क्या होगा। इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, अगर मैं इसको 1 2 से ही व्यक्त करूं, मान लेते हैं ये बल पहला है 1 पे लग रहा है 2 के कारण, और इस पर लग रहा है 2 पर 1 के कारण। तो अभी आपको तुरंत बताए हैं पहले के लिए जो दूरी हो जाएगी वो आर 1, इसके लिए जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी आर 12 कैप, और इसके लिए जो दूरी हो जाएगी वो R21 कैप हो जाएगी। अब जरा इसको हम सॉल्व करें तो कैसे इसका सॉल्यूशन देखें, तो इसके लिए परिमाण पहले के लिए क्या आ जाएगा, F12 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F12 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 माइक्रोकूलाम है, तो चूंकि आप जानते हैं 1 माइक्रोकूलाम 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर होता है। तो अगर इसके बीच की दूरी देखें 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 बटे F12 के लिए कितना है, F12 के लिए R21, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब जरा हम बात करें F21 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 अपान R। अब देखिए 21 है तो 12 हो जाएगा कैप का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहां बात यही आई फिर कि इनका जो परिमाण है पुनः समान है, तो यानी लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफ, या ऐसे लिख सकते हैं F12 इजिकल टू F21, दोनों समान है। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं बलों के परिमाण की बात कर रहा हूं। F12 बराबर F21, इनका परिमाण समान है, तो अगर परिमाण समान है तो इसको नीचे लाएं तो F12 बटे F21 बराबर कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, यहां 1 ही बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1:1, यानी पूछ रहा था दोनों रखे गए हैं लगने वाले बलों का अनुपात, तो कितने अनुपात आ गया, 1:1। तो इस प्रकार से आप एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलेंगे हम लोग, और अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की, हमारा प्रश्न अगला है। अब आप काउंट कर लीजिएगा कैसा क्वेश्चन है। वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की
अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। अब आप ध्यान दीजिए, ये यूपी बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप बड़ी ध्यान से समझिए। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, तो इसको मैं आपको बहुत ही सरलता से समझाऊंगा अगर आप ध्यान से समझते हैं तो। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव, देखिए जो वैद्युत द्विध्रुव है, ऐसा कोई निकाय जिसमें दो पोल हो और एक सजातीय और दूसरा विजातीय। जैसे लिख लें HCl, इसको क्या कहेंगे, ये एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इसमें क्या है, H प्लस है प्लस Cl माइनस है। ऐसे HBr, इसमें H प्लस है प्लस Br माइनस है। ये सब एक निकाय, ये जो निकाय है एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ही मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, मान लेते हैं एक का माइनस क्यू है दूसरे का प्लस क्यू है, समान परिमाण के, आपसे पेपर में पूछता है वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनीशन, तो समान परिमाण के, मैं थोड़ा लिख भी देता हूं, समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, समान परिमाण के दो विपरीत आवेश यदि अल्प दूरी पर हों, अल्प दूरी पर स्थित हो तो ये जो व्यवस्था है यही वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है वो 2l दूरी है और ये इनका अगर मिड पॉइंट है तो यहां से इसका l हो जाएगा और यहां से इसकी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। तो वैद्युत द्विध्रुव को P से व्यक्त करते हैं और P बराबर होता है 2ql। P बराबर क्या होता है, 2ql। इसको आपने पढ़ा होगा, तो इसको हमको जानकारी रखना है क्योंकि अभी हमको अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालने में ये टूल्स काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम अक्षीय स्थिति आपको समझाते हैं। देखिए, जो अक्षीय स्थिति होती है, अक्षीय स्थिति का मतलब होता है किसी भी अक्ष को आगे या पीछे बढ़ाने पर जो बनता है उसको उसकी अक्षीय स्थिति कहते हैं, उसमें जो निकाय हो। यानी जैसे मान लीजिए एक द्विध्रुव हम ले रहे हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है और ये मान लेते हैं बिंदु कोई मान लीजिए A पर है, ये मान लेते हैं कोई बिंदु B पर है। अब अगर इसकी अक्षीय स्थिति आपको समझनी है, आप जानते हैं इसके बीच की दूरी 2l है, अभी आपको पढ़ाए, और ये मान लेते हैं पॉइंट O है, तो इतनी दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, और इतनी दूरी भी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। तो अगर इसकी अक्षीय स्थिति आप समझना चाहो तो इसके इस अक्ष को आगे बढ़ाओ ऐसे और इसको पीछे भी उतना बढ़ाओ। अब इसकी अक्षीय स्थिति को आप दोनों तरीके से इधर भी समझ सकते हैं, इधर भी समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इसकी अक्षीय स्थिति समझने के लिए इसकी मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर, इधर भी आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इधर ही लिया जाए, r मीटर की दूरी पर यहां कोई बिंदु P स्थित है और इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसको आप पेपर में ऐसे लिखेंगे, माना एक वैद्युत, अब इतना हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि क्लास पीरियड में इसको हमने लिख के डेरिवेशन अच्छे से पढ़ाया है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम मानते हैं कि माना बिंदु P पर हम एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। इस बिंदु पर हम मान लेते हैं, हालांकि लिखना नहीं चाहिए, इस पर एक परीक्षण आवेश मान लेते हैं। हालांकि परीक्षण आवेश एक धनात्मक होता है, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है। तो अब इस परीक्षण आवेश के कारण ये वाला जो धन है, इस धन के कारण ये इस पर बाहर की तरफ एक बल लगाएगा और जिधर वैद्युत क्षेत्र की बल की दिशा होगी उधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इधर बाहर बल लगाएगा तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, EB, बाहर की तरफ होगा।
यानी इसके कारण जो इसके क्षेत्र, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो किधर है, इधर है। अच्छा, ये माइनस क्यू इस पर क्या करेगा, इधर बल लगाएगा ऐसे इस डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, ई ए होगा। तो इसकी जो दिशा होगी वो किधर होगी, इधर होगी। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा दूरियों की बात कर ले। यहां से जो इसकी दूरी होगी, अब आप बताइए, इतनी दूरी एल है, इतनी दूरी आर है, इतनी दूरी एल है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी। अब जरा बताइए, इतनी दूरी एल है, यहां देखिए ये दूरी एल है और ये दूरी आर है, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, आप स्वयं बताइए। तो ये दूरी हो जाएगी आर माइनस एल, यानी आर में से एल को घटा दीजिए तो इतनी दूरी प्राप्त हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पहला एक चीज और आपको बताएं, किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसका जो फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर भी लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा को, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं, EA के लिए निकालते हैं, तो EA के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए के लिए, EA के लिए, EA के लिए बल की डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू बटे दूरी कितनी है EA के लिए, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम इसको इसके लिए EA के लिए निकालिए। अब EB के लिए अगर निकालें तो EB बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ए की दिशा में होगी। EB की क्या हो जाएगा, Q, क्योंकि प्लस Q चार्ज है, बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन इस दिशा में होगी और इसके बीच की दूरी कितनी है। अब बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना है, तो ये दोनों तो हमने निकाल लिया। अब हम लिखते हैं बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र। तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर E1 प्लस E2, या हम लिखते हैं EB प्लस EA। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर जी B को पहले क्यों लिखा, अरे भैया A को ही पहले लिख लो, रिजल्ट वही आएगा। क्योंकि 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2 लिखा जा सकता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लिख सकते हैं आपकी जैसी इच्छा। E इज इक्वल टू EB का मान रख लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और देखिए यहां चूंकि चिन्ह माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, E बराबर, यहां देखिए कॉमन क्या क्या है। सबसे पहले Q कॉमन है, नीचे क्या कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। जो बचे उसको बक्से में रख दीजिए, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखिए कि कॉमन लेते समय आप ध्यान रखिएगा क्या कॉमन निकाल रहे हैं। ये यहां आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये तो बचा। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। अब बच्चे सॉल्व करने में इसको रटते हैं, जो बच्चे मैथमेटिक्स नहीं लिए हैं वो इसको रटने का प्रयास करते हैं। रटिए नहीं, रटने पर भूल जाएंगे, गलती कर देंगे। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जब भी आपको ऐसा कुछ मिल जाए और आप कुछ ना जानते हो, एलसीएम भी नहीं जानते हैं, तो आप क्या करिए, एक तरीका है, इसका गुणा इसमें करो। तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर मैंने इधर गुणा कर दिया, माइनस लगा दो, इसका गुणा इसमें कर दो, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इधर गुणा कर दिया, और ब्रैकेट में इनका गुणा करा दो। तो देखो यहां लिखा है a माइनस बी, यहां लिखा है a प्लस बी, तो क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और सब पर क्या लगा, होल स्क्वायर लगा दो, बस काम बन गया अपना। हमने अपना काम बना लिया इतने से। अब आपको समझ जाना चाहिए कैसे हुआ। अब आप जरा देखो, फिर हम लिख सकते हैं E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो कक्षा जो है 8 7 के बच्चों को, 5 के बच्चों को पढ़ाया जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इतना आपको नॉलेज होगा। तो इसको लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अगर भैया इतना नॉलेज नहीं है तो फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, मैथमेटिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जिसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ना आए, a माइनस बी का होल स्क्वायर ना आए, मैं आपको जो है वो नहीं बता रहा हूं कि आपको डरा रहा हूं, लेकिन अगर आपको फार्मूले का इतना नॉलेज नहीं है तो फिजिक्स का कोई मतलब नहीं है।
तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और माइनस चिन्ह लगा दीजिए। आर माइनस एल का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL बटे नीचे जैसा है वैसे लिख देते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, माइनस जब अंदर जाएगा तो अंदर के चिन्ह को क्या करेगा, परिवर्तित कर देगा। तो यहां बात कर लेते हैं E इज इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा इसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस, अब अंदर का चिन्ह बदलेगा, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, तो प्लस 2RL और बटे नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका आ जाएगा। देखिए यहां से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको जोड़ देंगे तो 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अच्छा अब देखिए इसको यहां अंदर भेजें तो क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 लिखा है, और इसको आप ऐसे लिख लीजिए 2 इंटू 2QL और इंटू R। क्या देखिए आप समझ पाते हैं वही लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो समझने का प्रयास करो। 2 दूनी 4, 4 लिखा है, Q लिखा है, L लिखा है, R तो पहले से विद्यमान है वो भी लिखा है। मैंने इसलिए इसको ऐसे लिखा क्योंकि अभी आपने तुरंत पढ़ा P बराबर 2QL होता है, तो इसकी जगह पर हम P लिख सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं P बराबर 2QL। तो अगर P लिख दें तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम, ये आपको मिल जाएगा। इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें एक कंडीशन ले लें, आप देखिए आर की तुलना में एल बहुत छोटा है, तो आर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर मान लीजिए बहुत छोटा है। फिजिक्स में छोटी चीजों को उपेक्षणीय मान लेते हैं एनसीईआरटी के अनुसार, तो अगर इसको हम उपेक्षणीय मान लें तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटे, ये L खत्म हो जाएगा तो R की पावर 4 आ जाएगा और ये कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, यहां ध्यान दीजिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे R क्यूब, और ये आपका बचेगा और इसको लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलम। भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे A, यहां एक R कट गया तो R क्यूब बचा। इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मुझे लगता है अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पेपर में ये आता है और आप बड़ी बेहतरीन ढंग से करके आएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसकी निरक्षीय स्थिति आपको बताते हैं। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति क्या होती है। अक्षीय तो आपको समझ में आ गया, निरक्षीय स्थिति आपको समझा। तो क्वेश्चन अगला बना लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय, सॉरी अक्षीय था, यहां हमको निरक्षीय लिख देते हैं पूरा फिर से। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी आपके से पेपर में पूछ लेता है। तो निरक्षीय स्थिति को समझते हैं। निरक्षीय का मतलब होता है कि मान लीजिए कि ये आपने कोई द्विध्रुव रखा है, इस बिंदु पे मान लेते हैं A है, इस बिंदु पे मान लेते हैं B है, और ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू है, और यहां जो इसका मध्य बिंदु है O, यहां से इसकी जो लंबाई है वो L है और यहां से भी L है, और टोटल जो होती है वो 2L होती है, आपको मैंने बताया। तो यहां से R मीटर की दूरी पर मान लेते हैं, इस बिंदु से R मीटर की दूरी पर, कितना R मीटर की दूरी पर यहां से जो एक कोई बिंदु P स्थित है, यहां कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। निरक्षीय क्या कहते हैं, किसी अक्ष यानी किसी सिस्टम, किसी निकाय के मध्य बिंदु से
अगर लंबवत कोई चीज हम ज्ञात करते हैं, एक दूरी मानकर ज्ञात करते हैं, तो उसी को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो अगर इन बिंदुओं को हम मिलाने का प्रयास करें, फिर हम वही काम करेंगे। आप लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव है और जो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हैं। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो परीक्षण आवेश की परिकल्पना करेंगे तो जरा हमको बताइए, यहां Q0 है, तो ये Q इस Q0 पर क्या करेगा, एक बल लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो इसको जरा इसको मिलाइए, इस डायरेक्शन में बल लगाएगा। ये कोण मान लीजिए यहां से थीटा है। अच्छा, अब इसका इस भुजा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। ध्यान दीजिए, इसका अब हम ऊपर चल रहे हैं तो इसके घटक करने पड़ेंगे, कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे। तो ये कोण थीटा है। अब इसके अगर हम इस एक्सिस, ये जो सिस्टम है, इसके पैरेलल एक एक्सिस बनाएं इस बिंदु पे, यहां पे, तो ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो जरा अगर हम बात करें तो इधर जो बल लग रहा था वो मान लीजिए EB था। भाई किसके कारण लग रहा था, B के कारण, तो EB। तो इसके दो घटक होंगे, ये घटक हो जाएगा क्या, EB cos थीटा, और ये वाला घटक क्या हो जाएगा, EB sin थीटा। ये इसका दो घटक हो गया, इसका भी घटक कर लिया। अब जरा ये बताओ -Q इस परीक्षण आवेश पर किधर बल लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा, क्योंकि आकर्षण बल होगा। तो इस पर जो बल लगेगा उसको अगर हम देखें ध्यान से, तो इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बल लगेगा ऐसे। तो ये कोण भी अगर थीटा है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इसको भी अगर हम पीछे की तरफ बढ़ा दें तो यहां से अगर हम बात करें ये वाला, तो इसका ये वाला घटक क्या हो जाएगा, A के कारण है तो EA cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, EA sin थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसके हमने कंपोनेंट किए हैं। अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिए कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो EA और EB है क्या। तो EA बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। भाई Q बटे R स्क्वायर मान लेते हैं इसके लिए। अच्छा, दूसरी चीज R स्क्वायर का मान क्या है, अरे यहां पर दूरी कितनी है इन दोनों के बीच की दूरी, ये देखो R है, ये L है। तो जरा पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इसका भी देखिए, L है, ये R है, तो ये भी कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब जरा ध्यान दे, यहां पे ये किसके कारण था, +Q के कारण। अब EB की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का, फिर वही √ का होल स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब आप देखिए, इनके परिमाण अगर बराबर, इनका परिमाण निकालें तो EA = EB, ये कितना है, देखिए मॉड लगाया हूं, माइनस का कोई मतलब नहीं है यहां। वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, अच्छा इसका वर्ग कर दे तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर तो होगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ये यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके जो इस साइड वाले घटक हैं, जिसको हम क्षैतिज घटक कहेंगे, ये दोनों घटक एक ही डायरेक्शन में हैं, तो ये तो भैया जुड़ जाएंगे। क्षैतिज घटक E बराबर क्या आ जाएगा, EB cos थीटा प्लस EA cos थीटा, ये जुड़ जाएंगे। लेकिन जरा ये वाले घटक देखो, एक नीचे है एक ऊपर है, तो परिमाण में तो समान होंगे, लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो इनकी कोई चर्चा हम नहीं करेंगे, लिख देंगे। अगर आप परीक्षा में लिखना चाहो तो लिखोगे कि जो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के घटक हैं, सॉरी, इसके जो ऊर्ध्व घटक हैं, वो घटक परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में विपरीत हैं, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो और ये जो इसके क्षैतिज घटक हैं, ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो जरा बात कर लेते हैं, E
बराबर क्या हो जाएगा, ई, इसमें देखिए कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, ई बी प्लस ई ए, और कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब जरा हमको बताइए ई बी और ई ए दोनों के परिमाण क्या है, समान है, तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2EB लिख लो चाहे ई ए लिख लो, ए ही लिख लीजिए, कॉस थीटा हो जाएगा। अब जरा मान रख दीजिए 2E का मान कोई भी रख दो, एक ई ए और ई बी समान ही तो है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बचा क्या, कॉस थीटा, एक ये बचा हुआ है। तो अब हम कॉस थीटा की भी वैल्यू देखें। देखिए यहां पे जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर किसी से निकालो, चाहे इस त्रिभुज से चाहे इस त्रिभुज से, वो होता है आधार बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में आधार क्या है, एल है, और कर्ण कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो रख देते हैं मान कॉस थीटा का, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, 2, ऐसे लिख ले इसको थोड़ा अच्छा लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, क्योंकि अभी एल आएगा कॉस थीटा की जगह पर, और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और एक अंक पहले से बैठा है क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो जुड़ जाएगा, तो 1 धन 1/2 क्या होता है, 2 1 कम 2 1 3/2, तो ये ध्यान रखिए इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, यानी और 2QL को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, अभी आपने पढ़ा। तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे, अब इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 न्यूटन प्रति कूलम। यही है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अच्छा एक स्पेशल केस लगा लेते हैं। देखिए एल का मान आर की तुलना में फिर बहुत छोटा है, तो एल को हम हटा देते हैं, तो हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अभी पिछली बार हम लिख के बताए थे, अब आप लिख लीजिएगा, आर को हटा देंगे तो थोड़ा लिख रहा हूं, देखिए आर स्क्वायर बचेगा, एल खत्म हो गया, और गुणे इसकी घात कितनी बच जाएगी, 3/2, तो देखो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, आर क्यूब बचा, P बटे आर क्यूब, और न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आपके पेपर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इस जो है इस चैप्टर का अगला प्रश्न लेते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे, अगला प्रश्न है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक, बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। पहले आप जानिए बल युग्म क्या होता है। बल युग्म का मतलब होता है किसी भी बल का, मतलब कोई भी एक निकाय हो जो जोड़े में हो, यानी इसके 2 पोल्स हो और उस पर 2-2 बल कार्य कर रहे हो। तो देखिए मान लेते हैं कोई एक, देखिए क्या लिखा, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, तो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने बनाया है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत बल रेखा कहां से जाती है, धन से ऋण की ओर जाती है, आपने पढ़ ही रखा है। इस पर एक वैद्युत द्विध्रुव रख लेते हैं, ई है, ये भी ई है, इस पर एक वैद्युत द्विध्रुव रख लेते हैं, ये मान लेते हैं -Q है और ये +Q है। तो इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 2L मान लीजिए। अब ये वैद्युत द्विध्रुव जैसे उसने बोला हेडिंग वैसे मैंने रख दिया, वैद्युत द्विध्रुव एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में मैंने रख दिया। इस पर थोड़ा बल का आप परिकलन करते हैं। आप बताइए कि ये +Q इस माइनस चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षण बल लगाएगा। तो इसके बल की दिशा किधर होगी, इधर होगी, या दूसरे शब्दों में कहे ये प्लस वाला
इस प्लस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा। उस प्रतिकर्षण बल की दिशा किधर होगी? इधर होगी। चाहे आप ऐसे बोले चाहे ऐसे बोले, तो इसकी दिशा किधर होगी? इधर होगी। वो किस पर लगा रहा है? एफ बी पर। इस दिशा में बल लगा रहा है। और ये वाला चार्ज जो माइनस चार्ज है, इस प्लस चार्ज की तरफ क्या करेगा? आकर्षण बल लगाएगा, जिसकी दिशा इधर होगी। इसको क्या कह सकते हैं? एफ ए। अच्छा, दूसरे शब्दों में कहें तो माइनस वाला इस माइनस पर क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण, तो इधर लगाएगा, इसके बल की दिशा इधर होगी। तो ये यही सिस्टम आपका कहलाता है बल युग्म। यानी इस पर देखो बल इधर लग रहा है, इस पर, यानी इसको घुमाने का प्रयास कर रहा है विद्युत क्षेत्र में। यानी ये जो आवेश आपके रखे गए थे, ये जो बल है, बल युग्म कार्य कर रहा है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में, ये इसको घुमाने का प्रयास कर रहा है। तो वो कितना होता है? तो इसके बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है? तो इस पर जो लगने वाला बल है, पहले कुल हम नेट बल की बात कर लें। वो नेट बल क्या होगा? कुल नेट बल वो कितना हो जाएगा? F1 या FA प्लस FB, आप लिख ही रहे हैं। तो जरा FA की बात करें कितना है, क्योंकि हम जानते हैं, पहले आप फार्मूला यहां मैं लिख देता हूं। वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F बटे Q। वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F बटे Q। तो F बराबर कितना हो जाएगा? FA बराबर, इस पर कितना लगेगा? FA पर तो क्या लगेगा? Q इंटू E। तो माइनस है तो माइनस क्यू इंटू ई, तो FA पर माइनस क्यू इंटू ई होगा, इक्वेशन नंबर 1। FB पर कितना कार्य करेगा? वो हो जाएगा Q इंटू ई, इक्वेशन नंबर 2। टोटल रख दीजिए तो F बराबर क्या आ गया? 0 हो जाएगा। रख के देख लीजिए, QE और माइनस QE, तो अगर QE माइनस QE है तो कितना आ गया? 0 आ गया। यानी टोटल जो इस पर बल का मान है, परिणामी बल, वो कितना है? 0 है। तो इसमें क्या होगी? इसमें कोई स्थानांतरित गति नहीं होगी, स्थानांतरित गति नहीं होगी कि ये अपने स्थान को छोड़कर गति करने लगे। स्थानांतरित गति मतलब अपने स्थान से कहीं गति करने लगे, भाग जाए वैद्युत क्षेत्र से, ऐसी कोई गति नहीं होगी। हालांकि ये जो आपका ये आपने वैद्युत द्विध्रुव जो सिस्टम रखा है, ये वैद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयास जरूर करेगा, और इस पर एक प्रत्यानयन बल भी कार्य करेगा, रेस्टोरिंग फोर्स भी कार्य करेगा। और उसके कारण जो इसके बल युग्म का आघूर्ण है वो कितना आएगा? तो बल युग्म का जो आघूर्ण होता है, बल युग्म का आघूर्ण, उसको हम लिखते हैं टाउ से, टी या टाउ कहेंगे। वो होता है बल, मतलब किसी पर लगने वाला बल, और इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं, इन बलों की क्रिया रेखा, इसकी क्रिया रेखा किधर होगी? इधर होगी। इसकी क्रिया रेखा किधर होगी? इधर होगी। क्रिया रेखा का मतलब, इसको पीछे बढ़ा दीजिए, तो इसकी क्रिया रेखा पर अगर हम एक मिला दें तो ए है, बी है, ये सी मान लेते हैं। तो दोनों बल और किसी बलों की क्रिया, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, अच्छा लंबवत दूरी, तो बल की बात कर ले तो बल कितना है? F, और क्रिया रेखा के बीच की दूरी कितनी है? BC। ये होगा टाउ का मान, टाउ बराबर F गुणे BC। इसी को कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। अब जरा इसका मान निकाल लेते हैं, तो जरा ध्यान दो, क्योंकि हम जानते हैं F बराबर तो होता है Q इंटू ई, तो इसकी जगह पर रख देंगे। दूसरा है BC, BC कैसे निकालोगे? B से लेकर C तक की दूरी, ये मान लो थीटा है, यहां से ये 90 है, ये कर्ण हो गया। तो हमको इसमें रिलेशन चाहिए, सॉरी इसमें रिलेशन चाहिए, क्योंकि क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो BC बटे क्या हो जाएगा? AB। तो BC का मान हमको चाहिए, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? AB साइन थीटा। और जरा AB का मान कितना है बताइए? A से लेकर B तक की दूरी कितनी है? 2L, तो 2L साइन थीटा हो जाएगा। ये BC का मान आ गया, रख देते हैं इसी में। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू ई इंटू 2L साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब जरा बात कर लेते हैं, देखिए 2QL को क्या लिखते हैं? P, तो टाउ बराबर ऐसे लिख लें इसको, 2QL इंटू बचा क्या? E साइन थीटा,
ई साइन थीटा। तो 2QL को क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, P ई साइन थीटा। अच्छा P, अब आप बताइए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, मतलब कह सकते हैं सदिश गुणन इसका क्या होगा, टाउ बराबर लिख सकते हैं P क्रॉस E, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभी पेपर में पूछ लेता है टाउ बराबर P क्रॉस E। अब आपसे कोई पूछ ले इस बल युग्म के आघूर्ण का अधिकतम मान कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, तो जरा उसको भी आप समझिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इस बल युग्म के आघूर्ण का अधिकतम मान कितना होगा, तो इसका अधिकतम मान जो होगा ये P क्रॉस E, जो टाउ की दिशा होगी, यानी बल युग्म के आघूर्ण की दिशा, बल युग्म के आघूर्ण की दिशा वो P तथा E के लंबवत होगी, लंबवत होगी, और इसी पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी। तो अगर टाउ मैक्सिमम निकालना हो तो क्या करेंगे, लिखेंगे टाउ मैक्सिमम बराबर P ई साइन थीटा, और थीटा बराबर क्या आपने बताया 90 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि लंबवत दिशा में होगी तो ये 90 अंश है। तो टाउ मैक्सिमम बराबर क्या आ जाएगा, P ई साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, साइन 0 0, साइन 90 1। तो टाउ मैक्सिमम जो इसका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा P इंटू ई। तो ये आपका बल युग्म के आघूर्ण की दिशा भी और इसकी महत्तम वैल्यू को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज जितने प्रश्न हमने लिए वो सारे प्रश्न आपके यूपी बोर्ड पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो अब अगले प्रश्नों के साथ फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। तो और कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, समय रहते इसका समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।